Hello everyone, my name is Nikita and I welcome you all to today's session of Current Legal Knowledge for the month of September 2023. In this session, we will be covering the latest controversies, law-related controversies for the month of September 2023. ठीक है, important है, of course important है. सीएल के बेस पैसेजेस को समझने के लिए, उनसे कंफर्टेबल होने के लिए हमें इनका आइडिया होना जरूरी है. ठीक है, so let's get started then. ठीक है, चलो let's begin with the context first. Fine. So these are the topics we are going to cover in today's session. First thing, self-respect marriages under HMA, which is Hindu Marriage Act 1955. क्या होती है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस? देखो, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी आई थी, तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में बोला था कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस काम की नहीं है. ठीक है, उनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठा था. फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि नहीं यार, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस आर वैलिड. ठीक है, अभी मैरिजेस होती कौन सी है, क्या होता है इनमें, ऑल ऑफ दैट वील सी. ठीक है, चलो दैट्स वन. सेकंड, मर्सी पिटिशंस एंड बीएनएसएस बिल. भाई, मर्सी पिटिशन एंड बीएनएसएस बिल, सो वी ऑल नो दैट दिस इज योर फर्स्ट वन. या मर्सी पिटिशन का एक कंसेप्ट है. ठीक है, और बीएनएसएस बिल क्या है भाई? दिस इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल. वी ऑल नो कि तीन टाइप के बिल्स अभी आने वाले हैं. ठीक है, टू ओवरऑल द एंटायर क्रिमिनल लॉ स्ट्रक्चर वी हैव द थ्री बिल्स. ठीक है, एक आईपीसी को चेंज करने के लिए आ रहा है, कुछ कुछ चेंजेस उसमें प्रपोज कर रहा है, एक सीआरपीसी के लिए और एक एविडेंस के लिए. ठीक है, नाउ उन्हीं में से एक बिल है बीएनएसएस बिल, जो बात कर रहा है अमंग अदर चेंजेस जो उसने प्रपोज किए हैं, उसमें से एक चेंज है रिलेटिंग टू मर्सी पिटिशन. अब मर्सी पिटिशन क्या होती है, कहाँ देके रखा है इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है या कहीं और देके रखा हुआ है, किसके पास पावर होता है ये, सो और किस टाइप के चेंजेस उसमें आए हैं, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सी अंडर दिस हेड. ठीक है, देन कम्स योर स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट. ओके, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट? यार, नॉर्मली हमने इन कुछ सेशंस के बारे में तो सुना हुआ है. पार्लियामेंट के तीन सेशंस होते हैं. वी हैव बजट सेशन, वी हैव मॉनसून सेशन, वी हैव विंटर सेशन. ठीक है, ये सेशंस के बारे में हमने सुना हुआ है. बट व्हाट इज दिस स्पेशल सेशन एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? तो ये अभी रिसेंटली सितंबर में ही 8 सितंबर से 18 सितंबर से 22 सितंबर तक ये सेशन हुआ था, पार्लियामेंट में हो चुका है. और काफी सारी कंट्रोवर्सी रिलेटेड ये थी कि यार स्पेशल सेशन कौन बुला सकता है, किसके पास पावर है, कौन नॉर्मली बुलाता है, क्या होने वाला है इस सेशन में. और एक और बात ये थी, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये भी था कि ये स्पेशल सेशन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में बुलाया गया था. ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस रखता है. दैट्स आल्सो द थिंग. क्या हुआ इस स्पेशल सेशन में, और कैसे ये सेशन समन किया जा सकता है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस हेड. देन कम्स योर इंडिया एंड भारत, द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी. भाई, ये डिबेट तो अच्छा खासा चल रहा था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब G20 मीटिंग, जो भी समिट अपने यहाँ हुई थी इंडिया में, उसमें जो भी इन्विटेशंस थे उनमें फॉर्मली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया था. तो बात यह आई थी, अरे नाम चेंज हो रहा है. देन द स्पेकुलेशंस बिगैन कि अब क्या नाम चेंज होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी जगह पर इंडिया की जगह हम भारत करेंगे. आर्टिकल 1 तो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो इसमें से सिर्फ इंडिया रखेंगे या फिर इंडिया हटा देंगे, भारत रखेंगे? व्हाट अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, व्हाट अबाउट द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, व्हाट अबाउट द कल्चर डाइवर्सिटी एंड लॉट मोर थिंग्स. ठीक है, तो वो पूरा डिबेट हो गया था स्टार्ट. तो हम ये डिबेट देखने वाले हैं. ठीक है, इसके अलावा इसको हम लीगल एंगल से देखेंगे थोड़ा. ठीक है, इसका लीगल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे. दैट्स अनदर वन. देन कम्स ONOE, विच इज वन नेशन वन इलेक्शन, या इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहा जाता है. तो भाई, लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक टाइम पर हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा इंडिया में कभी हुआ है? इसी आइडिया को कंसिडर करने के लिए एक पैनल बनाया गया, जिसको हेड कर रहे हैं अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद. और उनसे बोला गया कि भाई, हम इसकी फिजिबिलिटी देखना चाहते हैं कि क्या इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है. तो उस पर फिर स्पेकुलेशन स्टार्ट हुए. फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि भाई इसके प्रोस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, क्या इंडिया में ऐसा पहले कभी हुआ है, पॉसिबल है, नहीं है, कितना खर्चा होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस हेड. फाइन, so let's begin then. Sure. Validity of self-respect marriages. Okay, this is the first one. Context है इसका, इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो भाई, recently the apex court
apex court underlined the importance of autonomy in choosing life partners and approved a Tamil Nadu law that allowed self-respect marriages. ठीक है, तो भाई आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये चीज मतलब अंडरलाइन करी है या फिर एम्फसाइज किया है इस चीज को कि यू हैव द ऑटोनॉमी टू चूज योर ओन पार्टनर. ठीक है, एज इन आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो. ऑफ कोर्स यूर अडल्ट, इफ यूर अडल्ट आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो. अपने मन पसंद के इंसान से आप शादी कर सकते हो. यू हैव दैट ऑटोनॉमी, यू हैव दैट चॉइस. ठीक है, नाउ इसी चीज को अपहेल्ड करते हुए कोर्ट ने एक तमिलनाडु का लॉ है जो बात करता है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस की. अब ये मैरिजेस होती क्या है? देखो, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में वी हैव जब भी मैरिज की बात होती है तो वो सारी रिचुअल्स सेरेमनीज इन सब के साथ आती है. ठीक है, आई मीन मैरिज इज इनकम्प्लीट विदाउट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड अदर थिंग्स. बट सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस में only the advocates can solemnize these marriages. The advocates can actually solemnize these marriages in their personal capacity as friends or relatives of the couple. मतलब यहाँ पे आपको कोई रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई सेरेमनीज की जरूरत नहीं है. एडवोकेट्स फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की कैपेसिटी में आपकी मैरिज करवा सकते हैं. ये है कंसेप्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस का. ठीक है, तो इसको ये तमिलनाडु के एक लॉ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया. इसको एक सेक्शन था, सेक्शन 7, उसके अंदर सेक्शन 7 ने इंसर्ट किया गया और फिर ये वाला कंसेप्ट लेके आए. मद्रास हाई कोर्ट में जब ये गया केस तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई ये सही नहीं है, दिस इज नॉट दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड मैरिज. फिर यही चीज अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने इसको अपील कर दिया. चलो अब देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज एक्चुअली होती क्या है. एक बेसिक आइडिया तुमको लग गया, इसका बैकग्राउंड देखते हैं. 1968 में द हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 बिकेम द लॉ. ठीक है, इसको प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिला और 1968 में फाइनली ये लॉ बन गया. ठीक है, तमिलनाडु में एक लॉ आया. दिस अमेंडमेंट मॉडिफाइड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाय इंसर्टिंग सेक्शन 7A इनटू इट. ठीक है, तो इस एक्ट ने किया क्या, बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट में एक सेक्शन 7A इंसर्ट कर दिया. ठीक है, However, it extended only to the state of तमिलनाडु. तो अभी पूरी इंडिया में तो ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एक्ट आया था सिर्फ तमिलनाडु में, इसीलिए ये सिर्फ तमिलनाडु में ही एप्लीकेबल है. ठीक है, सेक्शन 7A डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्युलर मैरिजेस. सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्युलर मैरिजेस. ठीक है, तो ये एक्ट आया, इस एक्ट ने एचएमए में ये सेक्शन इंसर्ट किया और ये एप्लीकेबल है सिर्फ तमिलनाडु में. ठीक है, चलो आइडिया क्या था, क्यों लेकर आया इसको? सी, इफ आई टॉक अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस तो इसका बेसिक आइडिया ये था, दिस वाज टू radically simplify weddings by shunning the need for mandatory Brahmin priest, holy fire and saptapadi, which is 7 steps. तो भाई मैरिजेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को बहुत सिंप्लीफाई करने की को सोचते हुए, एज इन मैरिज बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी, सिर्फ एक एडवोकेट तो चाहिए और जो भी मैरिड कपल है बस वो चाहिए, जो भी मैरिज करना चाहते हैं वो चाहिए, दैट्स इट. तो ये प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, होली फायर की जरूरत नहीं है, सप्तपदी की जरूरत नहीं. सो ऑल ऑफ दीज सेरेमनीज आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस में यू डोंट नीड दीज थिंग्स. ठीक है, ये था बेसिक आइडिया इन मैरिजेस को लाने का. ठीक है, नाउ क्या है मैरिजेस, लेट्स सी. Such marriages are solemnized in the presence of relatives, ठीक है, friends and other persons, with parties declaring each other to be husband and wife in a language understood by them. Simple सी बात, husband wife चाहिए और they will declare each other as husband and wife. There are two people, they'll declare each other as husband and wife. ऐसी लैंग्वेज में जो दोनों एक दूसरे से समझ जाए. और this marriage can be solemnized in the presence of relatives, friends or other such persons. priest की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, that's one thing. Further, each party to the marriage garlands the other and puts a ring on the other's finger or ties a thali or mangalsutra, whatever. ये basic से rituals ठीक है होते हैं. However, such marriages are also required to be registered as per the law. तो इनका registration जरूरी है. ठीक है, इनका registration जरूरी है ऐसी marriages का. बाकी आप कैसे भी कर लो, एकदम elaborate rituals की जरूरत नहीं है, but registration is a must. That's the thing. Now, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इन मैरिजेस को लेकर? तो भाई पहले भी 2001 में भी देयर वाज दिस केस एस नागलिंगम वर्सेस शिवगामी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसी मैरिज वुड बी वैलिड इवन इफ देयर वाज नो सेरेमनी ऑफ सप्तपदी. ठीक है, इनमें क्या हुआ था कि यहाँ पे पेटिशनर ने सप्तपदी वाली जो सेरेमनी होती है, सात यू हैव टू टेक द 7 स्टेप्स अराउंड द होली फायर, वो सेरेमनी नहीं करी थी. तो जब एक
केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया कि भाई सेरेमनी नहीं करी तो इज द मैरिज वैलिड, कोर्ट ने कहा था हाँ दिस इज वैलिड, चलेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस आइडिया से, सेल्फ स्प्लिट मैरिज वाली आइडिया से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने पहले भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। एज पर द कोर्ट, द प्रेजेंस ऑफ अ प्रीस्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज। वैलिड मैरिज के लिए यू डोंट नीड अ प्रीस्ट, कोर्ट ने ये चीज एम्फसाइज करी। Parties can enter into a marriage in the presence of relatives or friends or other persons. Simple, right? Okay, so self split marriages के बारे में उतना sufficient है। अच्छा, पैसेजेस किस टाइप के आ सकते हैं इसमें व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्फ स्प्लिट मैरिजेस? तो सिंपल सी बात, दे कैन गिव यू द पैसेज ऑन दिस सेल्फ स्प्लिट मैरिजेस क्या है। अच्छा, दे कैन टॉक अबाउट द मद्रास हाई कोर्ट देयर, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर आ सकते हैं। देन जो भी उसके एसेंशियल चाहिए, नो सेल्फ स्प्लिट मैरिज में क्या क्या होना चाहिए, किसके सामने हो सकती है, रजिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन उठ सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन पैसेज में दी हुई है तो रजिस्ट्रेशन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग, कंफ्यूज नहीं होना है मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। जब भी इस टाइप का सीएल के पैसेज आता है, so this is how you are supposed to solve it। कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ जजमेंट्स दे के रखे हुए हैं, हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, डोंट हैव टू डू एनीथिंग, साइड में लिख लो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, इज इट वैलिड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वैलिड या फिर इट्स नॉन वैलिड, इट्स नॉट वैलिड, बस उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सिंपल। अभी कंट्रोवर्सी में था इसलिए चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पैसेज आ सकता है। चल, let's talk about the next one which is mercy petitions and BNSS bill 2023। देखते हैं भाई इसमें क्या है, कंट्रोवर्सी क्या थी, कॉन्टेक्स्ट क्या है। पहली चीज, तो वी हैव दिस BNSS बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इट सीक्स टू रिप्लेस CRPC, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द मर्सी पिटिशन प्रोसेस फॉर डेथ सेंटेंस केसेस, ठीक है। तो BNSS कुछ कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लेकर आया है, कुछ प्रपोज चेंजेस लेकर आया है, किसमें, मर्सी पिटिशन के लिए, ठीक है। अब these changes impact core aspects like justiciability, time limits and the execution process, ठीक है। तो ये इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों आया था भाई, कंट्रोवर्सी में इसलिए आया था क्योंकि मर्सी पिटिशन जैसी चीज, अच्छा पहले अपन ये डिस्कस करते हैं मर्सी पिटिशन होता क्या है, ठीक है। नेवरदलेस मर्सी पिटिशन से रिलेटेड उसकी जस्टिशिएबिलिटी, किस टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने देर में उसको डिस्पोज करना है, जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं होगा, इन सारे मैटर्स को काफी हद तक इस बिल ने अमेंड कर दिया है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके प्रोविजंस में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, ठीक है। अभी प्रपोज किया गया, लेट्स सी, बिल है, एक्ट बनता है नहीं बनता है उस हिसाब से, बट अभी के लिए ये सारे इसमें चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, और ये इसके कोर एस्पेक्ट्स है जिनको अफेक्ट कर रहा है ये बिल, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको समझना इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, मर्सी पिटिशन समझने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें उसके बारे में समझते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। या ओके, पहली बात तो मर्सी पिटिशन की फिलोसफी को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई डू वी हैव द कंसेप्ट ऑफ मर्सी पिटिशन, क्या जरूरत है मर्सी पिटिशन, मर्सी मतलब क्या, माफ कर देना, मर्सी दया दिखाना, व्हाट इज दैट। मर्सी पिटिशन का कंसेप्ट हर तरह की सिविलाइज सोसाइटी में होता है, सिविलाइज कंट्री में इनफैक्ट होता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लॉज में इसका प्रोविजन पाया गया है, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द फिलोसफी और द वेरी बेसिक आइडिया फॉर हैविंग दिस प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन, you know if I talk about the philosophy, then you know this is considered as an act of grace and humanity, okay. So this is considered as an act of grace in the course of law, ठीक है। देखो यार, पॉइंट बहुत सिंपल सा होता है कि, अच्छा इसका पूरी स्टेटस क्या होती है पहले वो देखते हैं। अभी के लिए फिलोसफी अपनी ये है, ठीक है, एक्ट ऑफ ग्रेस की तरह इसको यूज किया जाता है, या फिर ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आपको ये मिल जाती है, ठीक है। अच्छा होता क्या है, इसका मेन फोकस होता है पब्लिक गुड पर या पब्लिक वेलफेयर पे, ठीक है। पूरा प्रोसेस क्या होता है उसे देखते हैं। इनिशियली जब ट्रायल कोर्ट में आपका केस जाता है, कोई भी क्रिमिनल मैटर जब ट्रायल कोर्ट में जाता है, चलो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसेस। जैसे ट्रायल कोर्ट में आपका कोई भी मैटर जाता है, ट्रायल कोर्ट ने अगर आपको बोला कि भाई डेथ पेनल्टी इज द पनिशमेंट,
ठीक है, आपने जो भी ऑफेंस कमिट किया उसके लिए आपको अगर डेथ पेनल्टी की सजा मिल रही है, आप क्या करोगे, आगे जाके आप अपील करोगे। आपने अपील कहाँ करी, अपील सपोज आपने हाई कोर्ट में करी। हाई कोर्ट ने भी अगर इसको कंफर्म कर दिया कि नहीं नहीं डेथ पेनल्टी बिल्कुल सही है, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अगर अपील कर दिया, तो फिर आप अपील करोगे कहाँ पर, ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने अपील कर दिया। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपील कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं डेथ पेनल्टी बिल्कुल सही है, यहाँ पे यू डिजर्व डेथ पेनल्टी इस केस में। अब क्या होगा, आप एक और बार सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करोगे, इस बार आप रिव्यू करने को उनसे बोलोगे। ठीक है, रिव्यू करने को बोलोगे अंडर आर्टिकल 137 में, वो अपने रिव्यू पावर्स यूज करते हुए रिव्यू करेंगे। अच्छा, रिव्यू करने के बाद भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डेथ पेनल्टी तो मिलनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करोगे, रिव्यू हो गया, क्यूरेटिव पिटिशन हो गई। अब क्या होगा, ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि आपने गलती नहीं करी, आप फॉर एनी एक्सवाइजेड रीजंस आपको लगता है कि नहीं यार एक चांस और मुझे मिलनी चाहिए, देन इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है एक तरह से कि आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास। ठीक है, वो पिटिशन कहलाती है मर्सी पिटिशन। ठीक है, चलो, तो नाउ यू हैव द राइट कि आप चाहो तो एक पिटिशन फाइल कर सकते हो, किसके पास, या तो प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास। गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल, ये पावर इनके पास देखा है 161 में, और ये पावर यहाँ पर है आर्टिकल 72 में। ठीक है, और ये जो पिटिशन आप फाइल करते हो इसी को हम बोलते हैं मर्सी पिटिशन। ठीक है, इसे बोला जाता है मर्सी पिटिशन। फाइन, अब ये किन किन ग्राउंड्स पे ले सकते हैं, बेसिकली जब आप मर्सी पिटिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, तो उस एप्लीकेशन में आपको कुछ ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं। वो ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि बहुत एकदम लीगल ग्राउंड्स हो, जो लॉ में प्रोवाइड करे गए हो, जरूरी नहीं है वो चीज, बट the grounds could be any basic grounds. For example, आप बोल रहे हो कि आई एम द सोल bread earner of my family, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मेरी ही जॉब से आती थी, या जो भी जैसा भी है, सिर्फ मैं ही आई एम द सोल ब्रेड अर्नर, दैट इज समथिंग यू कैन से। देन द अदर थिंग कुड बी कि ओल्ड एज फैक्टर आप लेके आ सकते हो, फिजिकल फिटनेस नहीं है, हालत खराब है, वगैरह वगैरह, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ब्रिंग। ठीक है, तो ये सारी ग्राउंड्स, बेसिक से ग्राउंड्स आपको लिखने होते हैं आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन में ये सारे ग्राउंड्स देने के बाद वो एप्लीकेशन प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर कंसिडर करते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट यहाँ पर जब भी ये कंसिडर करेंगे ना एप्लीकेशन को, तो वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो ये किसके कहने पे करेंगे, सिर्फ खुद का डिस्क्रिशन यूज नहीं करेंगे, वो यहाँ पर एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जैसी एप्लीकेशन आती है ना, इसको भेज दिया जाता है होम मिनिस्ट्री के पास। होम मिनिस्ट्री वहां से एक रिपोर्ट रेडी करके देती है। अब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम होम मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट से, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से उनके भी रिव्यूज लेती है। ठीक है, उनकी भी रिकमेंडेशंस लेती है, फाइनली एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके प्रेसिडेंट को देती है। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट प्रेसिडेंट अपने डिसाइड करते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे डिस्पोज करना है, एज इन इनके फेवर में डिसीजन देना है या फिर रिजेक्ट करनी है एप्लीकेशन ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी द एंटायर प्रोसेस फॉर मर्सी पिटिशन। अभी एक आइडिया आई एम प्रीटी श्योर क्लियर हो गया होगा व्हेन इट कम्स टू मर्सी पिटिशन। ठीक है, अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिकल 72, तो प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास पावर्स होते हैं, टू ग्रांट पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, कम्यूटेशन, ये सब क्या होता है, वील ब्रीफली सी दिस आल्सो। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट पार्डन, reprieve, respite, or to suspend or commute sentences. किन केसेस में होता है, देयर आर 3 केसेस। ठीक है, क्या क्या 3 केसेस हैं, लेट अस सी। ये पावर प्रेसिडेंट 3 केसेस में ही कैन एक्सरसाइज दिस इन 3 टाइप्स ऑफ केसेस। व्हाट आर those 3 cases? First one is if the punishment or the sentence, if the punishment or the sentence is for an offense which is against a union law. यूनियन लॉ मतलब क्या,
ऐसा लॉ जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करती हो, ठीक है। सेकेंड, if the punishment or the sentence is for an um, wait if the punishment or sentence is by a court martial. कोर्ट मार्शल क्या होता है? इट्स अ मिलिट्री कोर्ट, ठीक है, ठीक है, जहां पे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को ट्राई किया जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ मिलिट्री लॉज. थर्ड वन इज इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी. इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी, ठीक है, फाइन. तो ये चीज यहाँ पर होती है. यहीं अगर हम गवर्नर की पावर की बात करें तो गवर्नर की पावर भी ऑलमोस्ट उनकी पावर की तरह सेम ही होते हैं. उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि अगर हम ओके आई विल शो यू हियर ओनली. या सो गवर्नर के पावर के टाइम पे ये वाला जो है ना, पनिशमेंट सेंटेंसेस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, यहाँ पे गवर्नर के केस में क्या आ जाता है? गवर्नर के केस में दिस विल बिकम योर स्टेट लॉ, ठीक है. डेथ पेनल्टी कोर्ट मार्शल वाले केस में गवर्नर नहीं दे सकते, यू नो, ही कैन नॉट डील विद सच केसेस. और थर्ड, डेथ पेनल्टी वाले केसेस में भी ही कैन नॉट डील. तो बेसिक डिफरेंस गवर्नर के पावर में अंडर आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 में यही डिफरेंस है कि पहली बात तो यहाँ पर वो ऐसे लॉस को देख सकते हैं जो जिनमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड करता हो. मतलब अगर कोई ऑफेंस स्टेट लॉस के अगेंस्ट हो और उस केस में अगर आपको डेथ पेनल्टी मिल रही है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते. बट अगर हाँ, ऐसा कोई ऑफेंस है जो स्टेट लॉस के अगेंस्ट हो और वहां पे अगर कोई मर्सी पिटिशन फाइल हो रही हो, then in that case he can deal with that. That's one. Second, कोर्ट मार्शल वाले केस में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते. और तीसरा, डेथ पेनल्टी वाले केस में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी हर चीज सेम होती है. जैसे प्रेसिडेंट का पावर वैसे ही गवर्नर का पावर, ठीक है. चलो, अब ये टर्म्स क्या है इनको भी एक बार देख लेते हैं. पार्डन, कम्यूटेशन या कम्यूट करना, देन यू हैव रेमिट करना, रेमिशन, then you have respite and you have reprieve. देखो, पार्डन का मतलब तो सिंपल सा ये होता है कि यू आर एब्सॉल्व फ्रॉम द गिल्ट, ठीक है, क्या आपको एक्विट कर दिया गया है, ठीक है. सो पार्डन का सिंपल मतलब है यू आर एब्सॉल्व फ्रॉम द गिल्ट, ठीक है, एब्सॉल्व या फिर एक्विटल हो गया आपका, ठीक है. अब आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरह जा सकते हो, आपको माफ कर दिया गया है, पार्डन, ठीक है. देन कम्स कम्यूट. कम्यूट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका पनिशमेंट जो है या सेंटेंस जो है उसको रिड्यूस कर दिया जा सकता है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन इन पनिशमेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको रिकरेस इम्प्रिजनमेंट मिला है तो वो कैसे हो सकता है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेथ पेनल्टी मिली है तो फिर आपको यू नो रिड्यूस करके दिया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है. सो एग्जाम्पल कुड बी डेथ पेनल्टी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ना, रेमिशन का मतलब क्या होता है? यहां पर भी आपका पनिशमेंट रिड्यूस ही किया जाता है बट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है. यहां पे भी देयर इज रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट, रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट but without changing the nature. अब without changing the nature का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर आपका जो पनिशमेंट दिया ना, टाइप ऑफ पनिशमेंट वही रहने वाला है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इम्प्रिजनमेंट मिला था कि आपको जेल में रहना है तो वहां पर वो टाइप ऑफ पनिशमेंट वही रहेगा, सिर्फ उसका टर्म रिड्यूस कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 साल की सजा मिली है तो वो आप 5 साल की सजा कर देंगे, ठीक है. सो नेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि नहीं अभी आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, आप फाइन दे दो, नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल 10 years to 5 years of imprisonment, ठीक है. देन रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? अगेन देयर इज रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट. यहाँ पे भी आपका पनिशमेंट रिड्यूस होता है, रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट, but this is owing to some special reason, you know, owing to some special case or some special condition. कैसी कंडीशन है ये? फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, then old age could be another thing,
एटसेट्रा। कुछ स्पेशल फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप ये क्लेम कर रहे हो मर्सी पिटिशन में, ठीक है। सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। देन यू हैव रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, ठीक है। दिस इज योर टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। इसकी क्या जरूरत है? तो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा टाइम दे रहे हो अक्यूज पर्सन को कि वो अपना इनोसेंस को प्रूव कर सके, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ये उनके पावर में आता है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, चल नाउ लेट्स कंटिन्यू। आई गेस अब एक बेसिक आइडिया लग गया होगा मर्सी पिटिशन होती क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्यों दी जाती है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। The Constitution granted the President under Article 72 and the Governor Article 161 the power to grant pardons or commute sentences, ठीक है। तो ये पावर इनको मिला है किसमें? आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को और गवर्नर को अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट shall have the power to grant pardons, अभी अपन ने जो देखा, pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense where the sentence is a sentence of death, ठीक है। डेथ पेनल्टी के केस में, डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ये सारी चीजें ग्रांट कर सकते हैं। गवर्नर का पावर डेथ सेंटेंस के केसेस में नहीं होता है, ठीक है। चलो अच्छा, देयर वाज दिस केस मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? इट हेल्ड दैट व्हाइल डिसाइडिंग मर्सी पिटिशन अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमें पता है देयर इज आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 जो बात करता है कि भाई द प्रेसिडेंट शैल टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर while exercising its functions, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपना कोई भी काम करेंगे, एज जो भी फंक्शन, जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंक्शंस देके रखे हैं, उनकी जो भी ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज को परफॉर्म करते टाइम वो किसकी एड एंड एडवाइस पे ये ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसी चीज को अफर्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का केस है। इसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि भाई डेथ पेनल्टी के केस में अगर आपको मर्सी पिटिशन मिलती है तो इवन while deciding this mercy petition you have to take the aid and advice of council of ministers headed by the prime minister, ठीक है। so this is the scenario with respect to mercy petition, existing law ये है, ठीक है। now नए प्रोविजंस के हिसाब से एज इन क्या नए नए चेंजेस प्रपोज किए गए हैं BNSS 2023 बिल के थ्रू, लेट्स सी। देखो भाई, BNSS सेक्शन 473(1) states that convicts can file mercy petition within 30 days, ठीक है, after the date on which the jail superintendent informs him about three things, ठीक है। तो भाई जेल सुपरिटेंडेंट जैसे ही अक्यूज पर्सन को ये बता देगा कि पेरिजीज डिसमिसल ऑफ अपील और स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की थी या फिर जो भी आपने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो अब डिसमिस हो चुकी है, ठीक है। और अब आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी ही सही, ठीक है। अच्छा, उस केस में सेकंड, डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ने जो भी डेट है उसको कंफर्म कर दिया है, ठीक है। या फिर टाइम अलाउड टू फाइल एन अपील स्पेशल लीव इन एससी हैज एक्सपायर्ड, आपका जो भी टाइम था जिसमें आप अपील फाइल कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो टाइम ही अब खत्म हो गया। तो जैसे ये तीन ग्राउंड्स, इन तीनों में से कोई सा भी एक ग्राउंड जेल सुपरिटेंडेंट उसको इन्फॉर्म करेगा कन्विक्ट को, तब से 30 डेज के अंदर अंदर वो एक मर्सी पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है। टाइम लिमिट की बात करें तो 30 डेज के अंदर अंदर इन किसी भी ग्राउंड्स के बाद, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिल जाए इन ग्राउंड से रिलेटेड उसके बाद। देन convicts can petition the president or governor based on dismissal of appeals or confirmation of sentences। तो फिर किस किस के पास जा सकते हैं? ये चीज तो सेम रखी है, या तो प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास, ठीक है। For cases with multiple convicts, they all must file petitions within 60 days। तो अगर ऐसे केसेस है जिसमें मल्टीपल कन्विक्ट्स हैं, all of them must file the appeals or the petitions within 60 days, ठीक है। इनके लिए टाइम लिमिट 60 डेज रखी गई है और बाकी एक कन्विक्ट के लिए इट इज 30 डेज, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइम लिमिट, किसके पास जा सकते हो? तो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। तो ये तो सेम ही है, बट टाइम लिमिट थोड़ा सा चेंज है। चलो आगे देखते हैं और क्या चेंजेस है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर्स रोल इन मर्सी पिटिशन, सेंटर क्या रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे? हमने देखा था कि भाई नॉर्मली, अभी हमने देखा ना आर्टिकल 74 में जो बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट हैज टू टेक एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब ऐसे केस में द सेंटर सीक्स द स्टेट गवर्नमेंट्स
comments, reviews the case and makes the recommendations to the president within 60 days. तो अब सेंटर कितने दिन में करेगा उसके लिए भी टाइम लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है which is 60 days. तो ये जो रिपोर्ट जाएगी ना वो 60 days के अंदर पहुंच जानी चाहिए प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, that's one. No time limit is specified for the president's decision. अच्छा, सेंटर कितने दिन में रिपोर्ट देगा इसके लिए तो टाइम स्पेसिफाइड है, बट प्रेसिडेंट कितने दिन में उस पिटिशन को डिसाइड करेंगे या डिस्पोज करेंगे उसके बारे में देयर इज नो टाइम लिमिट गिवन. ठीक है, इन द न्यू बिल. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस उठे थे कि भाई कोई टाइम लिमिट ही फिक्स नहीं है, तो ऐसे कितने टाइम तक उसको उस पिटिशन को ऐसे रखा जाएगा, कब तक उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, क्या उसके लिए कोई टाइम लिमिट है नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा, लेट्स सी. एक्सक्लूजन ऑफ अपील्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स डिसीजन. ठीक है, तो ये जो बिल है ना, इट स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट्स डिसीजन ऑन मर्सी पिटिशंस आर फाइनल. मतलब क्या हुआ इसका, अगर प्रेसिडेंट की डिसीजन इस पे फाइनल है व्हिच सिंपली मींस दैट दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. मतलब अगर इनका डिसीजन फाइनल है तो कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, व्हिच इज काइंड ऑफ अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसीलिए भी ये कंटेंशन में आया. देन courts cannot question or review the grounds for president's pardons or commutations. अच्छा, इस कंट्रोवर्सी को ना कोर्ट ऑलरेडी सेटल कर चुका है. ठीक है, इस कंट्रोवर्सी को कोर्ट ऑलरेडी सेटल कर चुका है. कब किया, तो भाई देयर वाज अ केस, ये केस आया था आपका 2006 में आई गेस, या ये केस आया था आपका ईपुरु सुधाकर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. 2006 का केस है ये, ईपुरु सुधाकर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि भाई देखो, अगर ऐसे कोई ग्राउंड्स है जिनको कंसिडर करना था बट मर्सी पिटिशन डिसाइड करते टाइम कंसिडर नहीं किया गया, या फिर ऐसे कोई इररिलेवेंट कंसिडरेशंस हैं जिनको जबरदस्ती कंसिडर कर लिया गया, या फिर जो भी डिसीजन है प्रेसिडेंट का वो आर्बिट्ररी ग्राउंड्स पर है, मतलब बिना किसी रीजन के बस प्रेसिडेंट ने दे दिया वो डिसीजन, तो फिर उस केस में, या फिर मैलिफाइड है वहां पे बैड इंटेंशन है, या तो इन सारे ग्राउंड्स को देखते हुए कोर्ट में आप डेफिनेटली इसको चैलेंज कर सकते हो. और चैलेंज करने के साथ साथ कोर्ट फिर उस केस में इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं. मतलब मर्सी पिटिशन को भी चैलेंज किया जा सकता है, मर्सी पिटिशन के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है. ये चीज कोर्ट ने ईपुरु सुधाकर राव वाले केस में क्लियर कर दी थी. ठीक है, नाउ हाउएवर व्हेन यू टॉक अबाउट दिस न्यू बिल जो प्रपोज कर रहा है ये चेंज, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल है, उसका सिंपल मतलब यही हो रहा है कि अब वो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता. ठीक है, आगे देखते हैं. Unlike the Shatrughan Chauhan versus Union of India ruling that mandated a 14-day gap between rejection of mercy petition and execution, BNSS doesn't mention such a provision. ये एक और चीज है जहां पे कंट्रोवर्सी फिर से आती है कि भाई देखो, there was a case शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस था, जिसमें कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि अगर आप मर्सी पिटिशन को डिसमिस कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर इफ यू रिजेक्टिंग दैट पिटिशन, तो उस रिजेक्शन से उसके एग्जीक्यूशन के बीच में 14 डेज का गैप होना जरूरी है. किसके एग्जीक्यूशन के, भाई जो भी सेंटेंस था, सपोज उसको डेथ पेनल्टी मिलने वाली है. ठीक है, सपोज एज अ पर्सन एक्स जिसको डेथ पेनल्टी मिलने वाली है. अब डेथ पेनल्टी मिलने वाली थी तो उसने मर्सी पिटिशन फाइल करी, तो मर्सी पिटिशन अगर प्रेसिडेंट ने आज रिजेक्ट कर दी तो ऑब्वियसली बात है अब डेथ पेनल्टी मिलेगी, वो सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा. तो आज रिजेक्शन की जो भी डेट है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 अक्टूबर टुडे. ठीक है, तो 1 अक्टूबर से 14 दिन का उसको टाइम मिलना चाहिए. मतलब अब उसका एग्जीक्यूशन कब होगा, 15 अक्टूबर को. क्यों दिया जा रहा है ये गैप, 14 डेज का ये गैप जो है ये क्यों दिया जा रहा है, तो इसके लिए कोर्ट ने बोला कि भाई ये गैप हम उसको इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले सिचुएशन के लिए. उसकी जो भी अर्थली अफेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली से मिलना, फ्रेंड से मिलना वगैरह वगैरह, व्हाट जो भी उसकी इच्छा है, हम नहीं बोलते आखिरी इच्छा मरने से पहले, वैसा वाला, तो इन सारी चीजों को वो कर ले, इसलिए उसको ये 14 डेज का गैप दिया जाता है. बट यहाँ पर एज सच किसी भी गैप की बात नहीं करी गई. ठीक है, मतलब एक तरह से ये भी है कि दिस इज अ राइट ऑफ डेथ रो कॉन्विक्ट की, उसको ये राइट के फॉर्म में मिलना चाहिए. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में ये भी इंक्लूडेड है. तो बट अगर नए बिल की बात करें तो उसमें सच कुछ भी देखे नहीं रखा हुआ है. ओके, दिस इज अनदर थिंग. देन डिले इन मर्सी पिटिशन डिस्पोजल. तो शत्रुघ्न चौहान केसेस हाईलाइटेड द नीड टू अवॉइड अनड्यू डिले इन मर्सी पिटिशन डिस्पोजल. बीएनएसएस में कोई टाइम लिमिट नहीं देके रखी है कि प्रेसिडेंट उसको कितने दिन में डिसाइड करेंगे. शत्रुघ्न चौहान वाले केस में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी
जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखो, अननेसेसरीली आपको मर्सी पिटिशन कोर्ट के डिस्पोजल में डिले नहीं करना है, ठीक है, उसके डिस्पोजल में डिले नहीं करना है। बट तो उसके लिए अगर एक टाइम फिक्स कर दिया जाता तो चीजें थोड़ी अच्छी हो जाती, इजी हो जाती, स्मूथ हो जाती। बट बीएनएसएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न हियर, ठीक है। सो ये कुछ प्रोविजंस हैं बीएनएसएस के जो कि यू नो क्वेश्चन में है। तो हमको इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि अगर मर्सी पिटिशन से रिलेटेड कोई भी कोई भी पैसेज आता है जिसपे हमको आंसर्स करने पड़ते हैं, तो हमको ये आइडिया होना चाहिए मर्सी पिटिशन क्या होती है, उसकी फिलोसफी क्या है, क्या क्या पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, दोनों के जुरिस्डिक्शन में कितना डिफरेंस है, दोनों के पावर्स में कितना डिफरेंस है, और नए चेंजेस बिल क्या क्या लेकर आया है, ठीक है। अगर ये सब आता है और हमको इतना भी आइडिया है ना, विल बी एबल टू सॉल्व द पैसेज अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट ये चला आपका सितंबर 8 से लेके 22 तक, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या हुआ, क्या होता है स्पेशल सेशन। लेट्स सी, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेशल सेशन, तो देखो कंट्रोवर्सी में क्यों आया, क्योंकि सिंपल सा फंडा तो यही है कि यार अगर नॉर्मल से हटके कुछ स्पेशल होता है तो वो एनीवेज कंट्रोवर्सी में आता है। यही चीज इसके साथ भी हुई। अगर अभी नॉर्मल सेशन चल रहा होता, मॉनसून सेशन या विंटर सेशन या बजट व्हाटएवर, तो शायद इतना हाईलाइट इतने लाइमलाइट में नहीं आता जितना कि स्पेशल सेशन में आया। तो और फिर ये भी बात थी कि नई पार्लियामेंट में होने वाला है, तो कितने बिल्स गवर्नमेंट लाने वाली है, क्या होने वाला है ऐसा स्पेशल, दैट इज फाइन, ठीक है। देखते हैं स्पेशल सेशन क्या होता है। बेसिकली व्हेन इट टॉक अबाउट द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इट रेफर्स टू अ यूनिक मीटिंग। होने वाला तो ये मतलब एक तरह से सेशन ही है, ठीक है, यूनिक मीटिंग ही है, विच इज कन्वीन्ड आउटसाइड ऑफ द रेगुलर पार्लियामेंट्री सेशंस। तो जो रेगुलर पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं ना, उससे थोड़ा हट के इसको कन्वीन किया जाता है, ठीक है। The term special session is not explicitly mentioned in the Constitution of India. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो स्पेसिफिकली इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर ये कहाँ दिया हुआ है, अगर इसको कन्वीन करना है तो फिर कौन करेगा, कैसे करेगा। लेट्स सी, इट्स कन्वीनिंग इज कैरिड आउट एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 85(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 85(1) किस बारे में बात करता है, लेट्स सी। ऑलराइट, तो इसका प्रोसीजर क्या है, इफ एट ऑल यू हैव टू कॉल दिस प्रोसीजर स्पेशल सेशन, उसका प्रोसीजर क्या है, लेट्स सी। Article 85 clause 1 states that it provides for the procedure of for summoning parliament. पार्लियामेंट को समन करने का जैसा प्रोसीजर होता है ना, वैसे ही इस केस में भी एप्लीकेबल होता है। कौन समन करता है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। समन करने का पावर, प्रोरोग करने का पावर, और असेंबली को या लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। समन मतलब टू कॉल द असेंबली और टू कॉल द पार्लियामेंट इन सेशन। प्रोरोग करना मतलब टू एंड द सेशन, एंड डिसॉल्व करना मतलब टू एंड द लाइफ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। चल, President has the authority to call Parliament into session, including special session as deemed necessary. तो जैसे वो नॉर्मल रेगुलर सेशंस बुलाते हैं, वैसे ही स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है आर्टिकल 85, लेट्स सी। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। जैसा उनको सही लगता है उस हिसाब से उनको बुला सकते हैं। बट 6 months shall not intervene between its last sitting in first session and the date appointed for its first sitting in the next session. In short, ये बोलना चाह रहा है कि भाई पार्लियामेंट के किसी भी दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट के किसी भी दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट को जैसा सही लगता है, जब सही लगता है, वो हाउसेस को बुला सकता है, उनको समन कर सकता है, ठीक है। चलो उन्हीं में से, और उसी हिसाब से जैसे रेगुलर सेशंस बुलाते हैं वैसे ही स्पेशल सेशंस को भी बुलाया जा सकता है। चलो अच्छा, इसमें होता क्या है, लेट्स सी। स्पेशल सेशन में द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। अच्छा, समन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास, बट वी नो एज पर आर्टिकल 74 द प्रेसिडेंट वर्क्स as per the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister, which is nothing but the government, ठीक है। चलो, द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वी हैव अ कमेटी जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वो डिसीजन लेते हैं कि भाई स्पेशल सेशन बुलाना है या नहीं बुलाना है, ठीक है। इट करंटली हैज 10 मिनिस्टर्स, ओके, इंक्लूडिंग दोज फॉर डिफेंस, होम, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ट्राइबल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो 10 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर है, और वो डिसाइड करते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाना है या नहीं बुलाना है। चलो, the law minister and the minister of state for external affairs are special invitees to the committee, okay।
Then the president is informed about the committee's decision. कमिटी की मेंबर्स हैं, ये स्पेशल इनवाइटीज हैं. कमिटी का जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है. एंड फाइनली प्रेसिडेंट उस हिसाब से फिर समन करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मीट फॉर द सेशन. ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट समन करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टू मीट फॉर द सेशन. सिंपल. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है. देन अच्छा, क्या ये पहली बार हुआ है स्पेशल सेशन इस बार का जो इतनी कंट्रोवर्सी में आया? नहीं, पहले भी ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हो चुके हैं जब स्पेशल सेशंस बुलाए गए थे. प्रेसिडेंट ने ही समन किए थे ये सारे स्पेशल सेशंस भी. सो देखते हैं कुछ इंस्टेंसेस. कुछ बिना डिबेट्स के थे, कुछ डिबेट्स के साथ थे. 2015 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया टू कमेमोरेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 125th बर्थ एनिवर्सरी. ठीक है, इसमें डिबेट्स वगैरह भी हुए थे सेशन में. 1997 में पार्लियामेंट कन्वीन्ड टू मार्क इंडियाज 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके. फिर 1962 में द एजेंडा इंक्लूडेड अ डिस्कशन ऑन द इंडिया चाइना वॉर सिचुएशन. ठीक है, इस टाइम पे ये सारे सेशन जो बुलाए थे उसमें डिबेट्स वगैरह भी हुए थे. फिर कुछ ऐसे भी सेशंस थे जिनमें कोई डिबेट्स नहीं हुए बट स्पेशल सेशंस कन्वीन किए गए थे. जैसे 1972 में there was a session which was held to celebrate 25 years of India's independence. Okay, nice. Then in 1992 में special session marked the 50th anniversary of Quit India movement. Okay, a session was convened to mark the rollout of goods and services tax, that is GST 2017 में. ठीक है, तो ये कुछ इंस्टेंसेस. ऑफ कोर्स यू नॉट सपोज्ड टू मार्क देम अप. तुम्हें इन्हें बिल्कुल भी रटना नहीं है. जानने के लिए था सिर्फ इंफॉर्मेशन. दैट्स इट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक है, तो बस ये था अपना स्पेशल सेशन के बारे में. इसमें से पैसेज आने के चांसेस कम है, बट हाँ, अगर हल्का फुल्का कुछ आया तो इस पे आ सकता है कि भाई हु हैज द समनिंग पावर, समन कौन कर सकता है. इस पे हल्का फुल्का बना सकते हैं अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है और उनकी पावर्स के बारे में बात हो रही है तो. ठीक है, बट हमें एक आइडिया होना चाहिए. सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, India and Bharat, the ongoing debate and legal perspective. This is important. Let's see. क्या है ये debate? देखते हैं भाई न्यूज में क्यों है ये भी देख लेते हैं. So, as we all know, opposition politicians have been posting images of an official invitation to a G20 dinner posted by the president of Bharat. ठीक है, यहाँ से speculation शुरू है. President of India और President of Bharat. ठीक है, instead of usual President of India. ठीक है, तो ये न्यूज में काफी आया था और ये पहली बार भारत देखने को मिल रहा है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत. इनफैक्ट जहां वो लोग बैठे थे पूरी मीटिंग में, उनके सामने जो भी वो कंट्रीज के नाम जहां पर लिखे हुए थे उसमें भी इंडिया की जगह यहाँ पे भारत था. तो फिर स्पेकुलेशन शुरू हो गए कि ये क्या ऑफिशियल नेम चेंज होने वाला है. पहली बात तो ये क्या ऑफिशियल नाम है, नहीं है. द कंट्री फ्रॉम इंडिया टू भारत, इवन दो although we know that Article 1 specifically states that India, that is Bharat, shall be a union of states. ठीक है, तो लेट्स सी. अगर हमें किसी भी कंट्री को रीनेम करना है तो उसके लीगल एंगल से उसको देखना पड़ेगा. भाई ऑब्वियस सी बात है, इफ आई हैव टू रीनेम द कंट्री, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया स्पेसिफिकली, तो मुझे कुछ ना कुछ लॉ तो लाना पड़ेगा. लॉ से मुझे जो भी चेंजेस करना है मैं लॉ से ही कर सकती हूँ, है ना. तो ऐसे केस में उसका लीगल पर्सपेक्टिव देखना इंपॉर्टेंट है. चलो देखते हैं. पहली बात तो ये नाम इंडिया और भारत हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसके टाइटल से ही अपन स्टार्ट करते हैं. क्या है अभी कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल? सिंपल सी बात, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय संविधान. भारत का संविधान या फिर भारतीय संविधान. मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोला जाए तो भारतीय संविधान या फिर भारत का संविधान. ठीक है, आगे बात करते हैं प्रियम्बल की. प्रियम्बल क्या होता है? इट इज अ प्रीफेस ऑफ द सॉवरेन प्रिंसिपल्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन सिंपल टर्म्स, it contains the essence or the gist of the principles or the features of the constitution. ठीक है, अच्छा, प्रियम्बल का अगर हिंदी वर्जन देखा जाए तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है भारत in place of India, which means these terms can be used interchangeably but they are not mutually destructive. ऐसा नहीं है कि इंडिया रहेगा तो भारत नहीं रह सकता या भारत रहेगा तो इंडिया नहीं रह सकता. ऐसा कहीं भी नहीं है. मतलब आप इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. इससे तो एक ही इन्फ्रेंस निकल रही है कि इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है. सिंपल. Clause 1 of the article states India, that is Bharat, shall be a union of states. Bharat is also an official name of nation and not merely a translation of India. ठीक है, ये भी ऑफिशियल नाम है. ठीक है, जैसे हम इंडिया को ऑफिशियल नाम बोल रहे हैं वैसे भारत भी है. यहां से हमको क्लियरली दिख रहा है. ठीक है,
और आगे देखते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जहां पर हमें नाम देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में देख रखा है दैट शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अथॉरिटीज में स्पेसिफिकली इंडिया वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है। देखो, ये पहली बार नहीं है जब ऐसे कुछ स्पेकुलेशन हो रहे हैं। इस टाइप की कुछ प्लीज कुछ पेटिशंस फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में 2016 में भी और 2020 में भी, ठीक है। इस टाइप की पेटिशंस कुछ फाइल की थी 2016 में और 2020 में, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन पेटिशंस को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। SC observed that names Bharat and India are both names enshrined in the constitution and hence SC cannot change the name. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, गो एंड चेक आर्टिकल 1, उसके अंदर क्लियरली देके रखा है इंडिया दैट इज भारत। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को चेंज नहीं कर सकता। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट के पास जा सकते हो इस चीज को लेकर। सो यू कैन अप्रोच द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस इशू। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बट हाँ, जब पुलिस गई थी तो उन्होंने क्लियरली उनको रिजेक्ट कर दिया था। फाइन। ओपिनियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन रीनेमिंग द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है ना, या कोई भी डिबेट होता है, तो पहली चीज हम क्या देखते हैं कि भाई जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका क्या मानना था, उनका क्या कहना था, उस टाइम के डिबेट्स क्या थे। वो डिबेट्स हमको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में, ठीक है। तो इस टॉपिक पे भी उनके 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 विचारों को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके ओपिनियंस क्या थे, उनके व्यूज क्या थे, लेट्स सी। तो भाई वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वी हैड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बन चुकी थी। फिर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी। क्यों बनी थी? ताकि ड्राफ्टिंग रिलेटेड वर्क जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से हो जाए। विच दिस कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और उसी के कुछ मेंबर्स थे H.V. कामत, जिन्होंने प्रपोज किया था कि भाई आर्टिकल 1 में हमें ये लिखना चाहिए, भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हिंदी और इन इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी हिंद और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब उन्होंने वहां पे लैंग्वेज के टर्म्स में ये चीज बताई, मतलब उन्होंने बोला था, उन्होंने ऐसा प्रपोज किया था, ठीक है। फिर एक और मेंबर थे गोविंद वल्लभ पंत, जिनको जीवी पंत भी कहते हैं। ही सजेस्टेड दैट वी शुड हैव द भारत और भारत वर्ष। इन्होंने कहा था हमको इंडिया नहीं रखना चाहिए, हमको भारत या फिर भारत वर्ष रखना चाहिए। इन्हें कहा था यार हम क्यों इंडिया रखें, मतलब वो तो हमें कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है, क्या जरूरत है। मैंने कहा या तो भारत रखो या भारत वर्ष रखो इन प्लेस ऑफ इंडिया। हाउएवर जब फाइनली इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वो द चेयरमैन ऑफ द असेंबली, उन्होंने जब इसको वोट पे रखा इस प्रपोजल को, ये रिजेक्ट हो गए, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सो और फिर हम जैसे आज आर्टिकल 1 को देख रहे हैं, दिस इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, उस फॉर्म में वो हमको दिखा, ठीक है। तो नो डाउट डाइवर्स व्यूज थे। किसी का कहना था इंडिया रखो, किसी का कहना था हिंद रखो, किसी का कहना था भारतवर्ष रखो या भारत रखो। बट आज जो है तो हमने एक मिडवे लिया कि इंडिया भी रखते हैं और भारत भी रखते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अच्छा, अगर हमको नाम चेंज करना है तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। द नेम भारत has historical and cultural significance in India. भाई ये तो हमको पता ही है, we have a lot of ancient texts like महाभारत, like मनुस्मृति, जिसमें ये टर्म भारत यूज हुआ है। हमारे किंग भी थे भारत, ठीक है। तो इन सब के नाम से कहीं ना कहीं हमको ये वर्ड मिलता है, भारत, ठीक है। हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को बताता है, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को बताता है। सो उसका एक अलग ही कल्चरल सिग्निफिकेंस है। दैट इज रीजन वी हैव दिस टर्म हियर। हाउएवर the adoption of India as the official name was a deliberate choice to reflect the country's geographical and administrative identity. तो फिर हमने इंडिया क्यों रखा, इंडस से इंडिया, या तो ये दिखाता है आपकी बेसिकली जोग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी को, ठीक है। ये जहां कल्चरल एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है, वहीं ये जोग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो अगर हम इंटरचेंजेबली भी इनको यूज करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सो इंटरचेंजिंग ऑफ इंडिया टू भारत ऑन ऑफिशियल इन्विटेशंस इज लीगली परमिसिबल, इवन दैट इज अलाउड। चाहे आप इंडिया यूज कर लो या भारत यूज कर लो, अलाउड है, लीगली अलाउड है। But removing any such term as India from the constitution would require a constitution amendment. सिंपल सी बात, अगर आपको इंटरचेंजेबल यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, हम नॉर्मली कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे हमने जो भी इन्विटेशंस पे नाम इंडिया की जगह भारत यूज किया, वो भी अलाउड है। बट इवन दैट इज लीगली परमिसिबल। बट
if you want to remove this, any one of the word from the constitution, then you need a constitution amendment. अब ये constitution amendment क्या होता है? देखो भाई, constitution amendment के बारे में देखे रखा है आर्टिकल 368 में. लेट्स सी, इसको भी हल्का सा समझ लेते हैं. या आर्टिकल 368 of part 21 specifically talks about amendment of the constitution. ठीक है. अच्छा, इसमें आपको क्या करना होता है? बेसिकली यू हैव टू इंट्रोड्यूस द बिल. ठीक है, वो बिल पास होगा दोनों हाउसेज में. ठीक है, that is one thing. A bill will be passed. A bill regarding the change will be passed in both the houses. That too कैसे? Special majority से. Now, when you talk about special majority, this is 2/3 of the members present and voting. इतना तो कम से कम चाहिए. And then you also need ratification of at least half of the states. ये वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा. उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाओगे. ठीक है, दैट्स द थिंग. दिस इज अबाउट आर्टिकल 368. तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, बात सिर्फ इतनी सी है कि यार आपको इंटरचेंजेबल यूज करना है, आराम से कर लो. बट अगर आप कोई भी चीज रिमूव करना चाह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, देन यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एंड थ्रू दैट अमेंडमेंट यू कैन डू इट. ठीक है, उसका पूरा प्रोसीजर आर्टिकल 368 में देके रखा हुआ है. उस प्रोसीजर को फॉलो करके यहाँ से वो नाम अगर इन केस रिमूव करना है तो किया जा सकता है. ठीक है, दैट्स द थिंग. बट अगेन, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, world's largest democracy, in case you have to make any such change, you will have to take into account certain things like the diverse and pluralistic nature of the country, the cultural aspect, the historical aspect, as well as the constitutional aspect. ठीक है, let's see ऐसा कुछ होता है तो. बट नेवरदलेस अभी के लिए वी नो द कंट्रोवर्सी, वी नो क्या क्या चीजें हैं, क्या डिबेट्स थे, और अगर चेंज करना भी है तो कैसे कर सकते हैं, इतना आइडिया हमें क्लियर है. ठीक है, चलो. Now, one nation, one election. Again, a very controversial topic, जिस पे अच्छी खासी कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई. कॉन्टेक्स्ट क्या था देखते हैं. चलो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली they've set up a panel headed by the former president Ramnath Kovind to explore the feasibility of the one nation one election plan. ठीक है, कि कितना feasible है, इंडिया में ये हो सकता है क्या? इस चीज के लिए उन्होंने एक पैनल बनाया. ठीक है, अब despite logistical and other challenges, the idea of holding simultaneous elections or ONOE to the Lok Sabha or state legislative assemblies in India has been a topic of discussion. We know that. That is the reason why we are discussing it here. ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्या पहले कभी इंडिया में हुए हैं? लेट्स सी. ओके, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या हैं? देखो भाई, पहली बात तो ये कि साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब क्या? साइमल्टेनियसली हमें कहाँ कहाँ इलेक्शंस करवाने हैं? लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर एसएलए में भी. ठीक है, पहले क्या होता था कि मतलब अगर हम आज की भी बात करें तो इलेक्शंस लोकसभा में अलग अलग टाइम पर होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अलग अलग टाइम पर होते हैं. ठीक है, अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली बात है, उनका 5 साल का टेन्योर अगर खत्म हो जाए, जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनका अगर 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है, या फिर अगर उनका पहले ही क्या बोल सकते हैं, उसको डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, या फिर दैट मैटर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हो जाते हैं, तो फिर बात अलग है. And this dissolution could be because of a lot of reasons. There are a lot of reasons for this. Excuse me. So in cases में इसीलिए हमारे यहाँ ये चीज अलग अलग चलती है. ठीक है, जनरली अलग अलग ही होते हैं. लोकसभा के इलेक्शन अलग और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन अलग. अच्छा, तो ये चीज दोनों पे अप्लाई करती है. पर फिर ये आइडिया क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, इसे भी देखते हैं. देखो, हाँ, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका. एग्जाम्पल जैसे आज जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान में इलेक्शंस होने हैं 2018 में, लेट 2018 में, तो तमिलनाडु में होने 2021 में,
तो इस हिसाब से अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइम पे इलेक्शन है, ठीक है, वही लोकसभा के अलग होने, ठीक है, ये चीज है। ये जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, इट सेज दैट it envisages a system where elections to all states and Lok Sabha will have to be held simultaneously. मतलब एक ही टाइम पे दोनों के इलेक्शंस होंगे, ओके। This will this will involve restructuring of the Indian election cycle in a manner that the elections of the states and the center synchronize। मतलब पहले वाले केस में, मतलब आज की अगर हम बात करें, आज वाले केस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है, लोकसभा के अलग टाइम पे चल रहे हैं और स्टेट्स के अलग टाइम पे चल रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हमको इस आइडिया को लेकर आना है जिससे इनके इलेक्शन साइमल्टेनियसली करवाए जा सके, तो फिर हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो इलेक्शन इंडियन इलेक्टोरल साइकिल है, हमें उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ऐसे रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा जिससे ये दोनों इलेक्शन सिंक्रोनाइज हो जाए, ठीक है। The voters will cast their votes for electing members of Lok Sabha and state legislative assemblies on a single day at the same time, या फिर जैसा भी phrased manner में उनको करना है, ठीक है। मतलब वोटर्स को एक ही दिन पे एक ही टाइम पे दोनों के लिए वोट्स करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। तो ये पूरी चीज कंटेंशन में अभी है कि क्या इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये चीज पॉसिबल होगी क्या? What about the logistics? What about the the process? Is it going to be very easy or is going to be complex? ये सारे इश्यूज इससे रिलेटेड आए हैं। चलो देखते हैं। पहली बात तो कि क्या ये पहली बार हो रहा है, या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। चलो, तो इंडिया में ये पहली बार नहीं है। इंडिया डिड स्टार्ट ऑफ विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेंट टू पोल्स टुगेदर इन 1952 एंड 1957। तो लोकसभा में और एसएलए में एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हुए थे 1952 में और 57 में। तो फिर प्रॉब्लम क्या आई? आज हम जिस पोजीशन पे हैं वहां कैसे पहुंचे? लेट्स सी। द साइकिल वाज फर्स्ट ब्रोकन इन केरला इन जुलाई 1959। तो भाई यहाँ क्या हुआ था कि उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। उन्होंने क्या किया कि केरला में देयर वाज दिस कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो उन्होंने स्टेट मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, इस प्रिटेक्स्ट पर उन्होंने वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगवा दी। जब स्टेट इमरजेंसी लगवाई अंडर आर्टिकल 356, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें इतना तो पता ही है, जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा पावर आ जाता है, ठीक है, वो उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं, पूरा कंट्रोल ले लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। वही यहाँ पर भी हुआ। तो जब ऐसा हुआ, बाद में फिर से इलेक्शंस हुए 1967 में, तो कांग्रेस सफर्ड सेटबैक्स इन बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो इन मेजर मेजर स्टेट्स में अब कांग्रेस को सेटबैक फेस करना पड़ा, मद्रास में भी और केरला में भी। अब क्या हुआ? तो भाई जैसी कांग्रेस वहां से हटी तो कुछ रीजनल पार्टीज यहाँ पर आ गई थी। अब वो रीजनल पार्टीज स्टेबल तो नहीं थी, तो काफी सारे इश्यूज हुए। फॉर एग्जाम्पल, दीज गवर्नमेंट्स वर अनस्टेबल, दे वर रैम्पेंट डिफेक्शंस, इधर से उधर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी। So there were rampant defections. There were many of these assemblies were dissolved before their terms. They were over. बहुत सारी assemblies dissolved भी हो गई थी, उनके terms खत्म हुए उससे पहले ही, resulting in the separation of election cycles of many states from that of लोक सभा। तो अब लोकसभा की जो साइकिल चल रही थी उससे छोटे छोटे झगड़ों के चक्कर में या फिर इन सारे रीजंस के चक्कर में उन असेंबलीज का टर्म, स्टेट असेंबलीज का टर्म पहले ही खत्म करना पड़ा, उनको पहले ही डिसॉल्व करना पड़ा। इसीलिए ये जो साइकिल चल रही थी, ये इलेक्शन वाली जो साइकिल चल रही थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो अब साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं थे। So at present, assembly elections in only Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal Pradesh and Sikkim are held together with the Lok Sabha elections. तो currently अगर बात करें तो there are just 4 states, Andhra Pradesh, then you have Odisha, Arunachal Pradesh and Sikkim, जहां पर elections लोक सभा के साथ simultaneously होते हैं। बाकी states में अलग अलग चल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा हो चुका है पहले, इनफैक्ट 4 स्टेट्स में आज भी होता है ऐसा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जब इतना डिबेट है तो फिर आर्गुमेंट्स इन फेवर भी होने चाहिए और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट भी होने चाहिए। लेट अस सी इसके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स है। पहली चीज, कॉस्ट रिडक्शन। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस एंड लिमिट ऑल इलेक्शंस टू अ सिंगल इवेंट। एक इवेंट में सारा काम हो जाएगा, तो ये बोला जा रहा है कि भाई कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, पब्लिक वेलफेयर। देखो यार, हमें इतना पता है कि जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये क्या होता है, जिसे हम हिंदी में आचार संहिता भी बोलते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्पोज होने से मतलब बेसिकली ये इसलिए इम्पोज किया जाता है ताकि जो भी रूलिंग पार्टी है वो जबरदस्ती अनफेयर एडवांटेज ना ले सके अपनी पोजिशन का। अनफेयर एडवांटेज कैसे लेगी? अनफेयर एडवांटेज ऐसे ले सकती है कि जैसे
सपोज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, ठीक है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, सपोज आज एमपी में बीजेपी है, ठीक है, और यहाँ का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो बीजेपी ऑब्वियसली बात है लोगों को लेओर करने के लिए, ताकि उनका वोट्स उन्हें ज्यादा मिले, दे विल कम अप विद सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो लोगों के फेवर में हो, और लोग उन पॉलिसीज और फेवर्स उन फेवर्स को देखकर, उन पॉलिसीज को देखकर इनके फेवर में वोट दे, ठीक है, बीजेपी के फेवर में वोट दे। तो इसीलिए वी हैव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो बोलता है कि भाई जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूलिंग पार्टी को रोकता है कि वो इस टाइप की उनको प्रोहिबिट करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ऑफ दैट मैटर, फ्रॉम ब्रिंगिंग इन एनी सच टाइप्स ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो जिससे लोगों को ल्योर किया जा सके, ठीक है। तो ये बोला रहा है भाई, देर इज वन आर्ग्यूमेंट विच सेज दैट पब्लिक वेलफेयर के लिए जब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाना चाहती है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गेट्स इन द वे ऑफ गवर्नमेंट अनाउंसिंग प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी प्लान्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एक ही साथ इलेक्शन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, सिंपल। तो पब्लिक वेलफेयर वाला वाला एक कंसेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर, अगेंस्ट थोड़े ज्यादा हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, भाई ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स तो होगा, व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, डाइवर्स कंट्री, लार्ज कंट्री, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होना ही है, नॉर्मल सी बात है। लॉजिस्टिक इशूज तो भाई जितनी मशीन हमें एक इलेक्शन करवाने में लगती थी, यू टॉक अबाउट वीवीपैट या यू टॉक अबाउट द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, या फिर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन्स जो वो यूज होती थी, अब अगर एक साथ सब जगह इलेक्शन है तो सोच के देखो, खुद सोच के देखो कितनी ज्यादा मशीन हमको लगेंगी, ठीक है, ट्वाइस द नंबर। सो यस, लॉजिस्टिक इश्यूज रह सकते हैं। फेवरिंग वन प्लेयर, ये भी हो सकता है कि जो डोमिनेंट पोजीशन है, जो डोमिनेंट पोजीशन में पार्टी है, उनके फेवर में ज्यादा वोट चले जाए एज कम्पेयर टू ऐसी कोई पार्टी है जिनको शायद इतने वोट्स नहीं मिल रहे स्टेट में। सो इट वुड बेनिफिट द पार्टी दैट इज नेशनली डोमिनेंट एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉलर रीजनल प्लेयर्स। सो ये भी थोड़ा अगेंस्ट में जा रहा है। फिलहाल इन पॉइंट्स पे इनको कंटेंट किया जा रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है, ठीक है। अभी तो पैनल बिठाया गया था तो इतनी कंट्रोवर्सी आ गई, लेट्स सी आगे क्या होना है, ठीक है। अच्छा, बट अगर हमको साइमल्टेनियस इलेक्शंस रखवाने हैं या इंडिया में रेस्टोर करने हैं, दिस इज नॉट अ न्यू आइडिया, वी ऑलरेडी सीन दैट, राइट। सो इफ यू वांट टू रेस्टोर दिस आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। पहली चीज, अकॉर्डिंग टू recommendations of the law commission working paper 2018, simultaneous elections may be restored through an amendment। अच्छा, फिर वही चीज, हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट कहाँ करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सेकंड, इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इन तीन चीजों में अगर हम अमेंडमेंट कर देते हैं, जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं, अगर हम वो कर देते हैं, तो कहीं जाकर वी विल बी एबल टू रेस्टोर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। दिस इज द ओनली वे आउट। तो इस चीज का सोल्यूशन भी है, कंट्रोवर्सी है, डिबेट है, प्रोज एंड कॉन्स भी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, और इसका सोल्यूशन भी है, सिंपल, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। I hope the session is helpful for you, especially CLK के लिए, ठीक है। और जो भी कंट्रोवर्सीज थी, इनको इनका एक बेसिक आइडिया लेने के लिए उतना भी है ना सफिशिएंट है, अपना पर्पस तो सर्व हो ही जाएगा, ठीक है। सो जैसा भी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, इज इट हेल्पफुल, सीएलके में थोड़ी बहुत भी मदद हो रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, you can highlight those problems also, those issues also which you're facing while solving your CLK based passages. Do let me know, उस हिसाब से I'll be coming up with more such content, ठीक है। आज के लिए इतना ही, this is it from my end, thank you so much, I will see you in the next session, till then take a very good care of yourself, thank you all of you.